नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ और शुरू करेंगे यूक्रेन रूस युद्ध से। और वहीं आपको बता दें कि यूक्रेन रूस के बीच जारी जंग का आज 36वां दिन है और रूस लगातार यूक्रेन के शहरों पर हमले करके उसे तबाह करने में लगा। और वहीं कीव, खार्किव, लविव, मारियोपोल, ओडेसे समेत कई और दूसरे शहरों में तबाही का आलम है, तो वहीं दुनिया भर के देश रूस की निंदा कर रहे हैं। और वहीं अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का दावा है कि रूस डोनबास में बड़ा हमला करने वाला है। और वहीं जेलेंस्की ने कहा कि रूस अब अपना ध्यान राजधानी कीव से हटाकर यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में स्थित डोनबास पर केंद्रित कर रहा है। और जेलेंस्की की माने तो रूस जल्द ही डोनबास पर बड़ा हमला भी कर सकता है। और वहीं बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर से बातचीत कर मदद देने की बात भी की है। और वहीं व्हाइट हाउस कार्यालय के मुताबिक बाइडेन ने रूस यूक्रेन संकट की स्थिति में यूक्रेन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के निरंतर समर्थन पर चर्चा करने के लिए बात की। और वहीं आपको बता दें कि यूक्रेन की मदद के लिए $500 मिलियन अधिक की घोषणा की गई। और इसके अलावा मॉस्को के मुख्य वार्ताकार ने तुर्की में दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत को सार्थक बताया था। और रूस के उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फोमिन ने मंगलवार को कहा था कि युद्ध समाप्त किए जाने के मकसद से जारी वार्ता में विश्वास बढ़ाने के लिए रूस ने कीव और चेर्निग के पास अभियान को उल्लेखनीय रूप से कम करने का फैसला किया। हालांकि बुधवार को यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि रूसी सेना ने मॉस्को के दावों के बावजूद उत्तरी शहर चेर्निगिव पर बमबारी की। और इस बीच बुधवार को रूस ने कहा कि वार्ता में कुछ आशाजनक नहीं था। और क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री ने कहा कि हम ये नहीं कह सकते कि कुछ भी आशाजनक हुआ या कोई सफलता थी। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी बहुत काम किया जाना है। यूक्रेन में जंग के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आज 2 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं। और वहीं रूस यूक्रेन के बीच जंग के माहौल में दुनिया का उम्मीदें भारत से बढ़ी। और वह अमेरिका रूस पर शिकंजा कसने के लिए लगातार भारत से रूस के खिलाफ समर्थन देने की मांग कर रहा है। तो वहीं रूस प्रतिबंधों की वजह से अस्त व्यस्त होती अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए पारंपरिक दोस्त भारत की तरफ देख रहा है। और इसी उम्मीद के साथ रूस के विदेश मंत्री 2 दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं। वहीं सर्गेई 31 मार्च से 1 अप्रैल तक भारत के दौरे पर रहेंगे। और भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से ये जानकारी भी दी गई है। और यूक्रेन के खिलाफ 24 फरवरी से जंग छिड़ने के बाद रूसी विदेश मंत्री की यह भारत में पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी। वहीं सर्गेई की यात्रा ऐसे समय में होने जा रही है जब अमेरिका के डिप्टी NSA दलीप सिंह भारत आने वाले हैं। और दलीप सिंह 30 से 31 मार्च तक दिल्ली में रहे। और वहीं बताया जा रहा है कि रूस भारत के साथ कारोबार और उसके लिए जरूरी पेमेंट सिस्टम को आसान बनाने पर बात कर सकते हैं। और वहीं लावरोव के इस दौरे का मकसद रूस से कच्चे तेल की खरीद से जुड़ा है। और पश्चिमी देशों की ओर से रूस पर लगाए गए तमाम प्रतिबंधों और वहीं स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से रूस को बाहर करने के चलते दोनों देशों के विदेश मंत्रियों में रुपए और रूबल में भुगतान करने पर भी चर्चा हो सकती है। और भारत की ओर से सैन्य सामग्री और खासकर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के समय पर डिलीवरी पक्की करने पर भी चर्चा हो सकती है। और रूस और यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत के बाद से रूसी विदेश मंत्री की 30वीं विदेश यात्रा है। और इससे पहले 10 मार्च को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई ने तुर्की में जाकर यूक्रेन के विदेश मंत्री से बातचीत भी की थी। और इसके बाद सर्गेई 30 मार्च को अफगानिस्तान के मसले पर बैठक के लिए चीन भी पहुंचे थे। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एल्केस एलिस ने बुधवार को हिंदी में लोगों को संबोधित किया। और वहीं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित एक पार्टी में एलिस ने हिंदी में अपनी बात रखी। और एलिस ने कहा कि नमस्कार, मैं और मेरी पत्नी दोनों बहुत खुश हैं कि आज यहाँ इस बाग में सब लोग हैं। और पिछले साल काफ़ी मुश्किल हुई कोविड की वजह से। और आजकल यूक्रेन में बहुत मुश्किल है रशिया की वजह से, लेकिन आज हम लोग साथ हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके हिंदी शिक्षक इस वक्त में यहाँ बैठे हुए हैं। और इस आयोजन में मौजूद नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा कि ब्रिटेन के साथ हमारे लंबे ऐतिहासिक संबंध रहे
व्यापार, निवेश, जलवायु परिवर्तन, विकास और साझेदारी के कई क्षेत्रों में हमारे बहुत जीवन संबंध है। वहीं कांत ने आगे कहा कि भारत और ब्रिटेन के संबंध आने वाले सालों में और भी बढ़ने और विस्तार करने जा रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि ब्रिटेन की विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रस गुरुवार को भारत की यात्रा पर आ रही और उनकी यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब यूक्रेन और रूस के बीच 1 महीने से ज़्यादा समय से घमासान युद्ध चल रहा है। और युद्ध की शुरुआत पिछले महीने 24 फरवरी को हुई थी जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। और इसके बाद से ही ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ काफ़ी सख्त रुख अपनाया है। और ब्रिटेन ने जहां रूस की तीखी आलोचना की, वहीं मॉस्को पर प्रतिबंध भी लगाए गए। और विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार इस यात्रा के दौरान ट्रस अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर के साथ साझा हितों से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगी। वही समझा जाता है कि ट्रस और जयशंकर के बीच बातचीत के दौरान यूक्रेन की उभरती स्थिति पर विस्तृत चर्चा भी हो सकती है। वहीं पाकिस्तान में इस समय राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बहुमत खो दिया लेकिन कुर्सी खोना नहीं चाहते और वहीं इस्तीफा नहीं देने पर अड़े हुए हैं। और वहीं उनकी पार्टी पीटीआई के वरिष्ठ नेता फैसल बावड़ा ने उनकी सुरक्षा को खतरा बताया। वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वरिष्ठ नेता फैसल ने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री इमरान खान की जान खतरे में और उनकी हत्या की साजिश रची जा रही। और वहीं पाकिस्तान के समाचार एजेंसी के मुताबिक के हवाले से एक खबर सामने आई जहां पर फैसल ने कहा कि पीएम को सार्वजनिक समारोह को संबोधित करते समय बुलेट प्रूफ शील्ड का उपयोग करने की सलाह दी गई है क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों की उनकी हत्या की भनक लगी है। और पीटीआई नेता फैसल ने पाकिस्तान में चल रही राजनीतिक अस्थिरता पर कहा कि इमरान खान बहादुर प्रधानमंत्री है और वो देश को किसी के आगे झुकने नहीं देंगे। और वहीं आपको बता दें कि आज पाकिस्तान के संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू हो जाएगी और अनुमान है कि 2-3 दिनों में जब वोटिंग होगी तो इमरान खान की कुर्सी चली जाएगी। और एक दिन पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख बाजवा और आईएसआई प्रमुख के साथ इमरान खान ने मुलाकात भी की थी। वहीं कयास लगाए जा रहे थे कि सेना ने भी इमरान की कुर्सी बचाने में मदद करने से इनकार कर दिया, लेकिन अब इमरान सरकार के सूचना मंत्री फवाद चौधरी मजबूती से दावा कर रहे हैं कि सेना प्रमुख ने इमरान खान को इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा है। वहीं कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव की मांग करने वाले नेताओं के समूह G23 में शामिल गुलाम नबी आज़ाद ने बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की और ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब आज़ाद और G23 के नेताओं ने कांग्रेस में सभी स्तरों पर सामूहिक और समावेशी नेतृत्व का आह्वान किया और बीजेपी का मुकाबला करने के लिए बड़ी विपक्षी एकता बनाने की जोरदार हिमायत की है। और भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस और शिवसेना को एक साथ लाने में कामयाब भी रहे और पवार को विपक्षी एकजुटता के लिए महत्वपूर्ण नेता भी माना जा रहा है। और पवार के करीबी सूत्रों ने कहा कि संसद सत्र के दौरान जब भी राष्ट्रीय राजधानी में रहते हैं तो आज़ाद उनसे मुलाकात किया करते हैं। और वहीं आपको बता दें कि पार्टी में 5 विधानसभा चुनावों में हार के बाद से ही तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की आंतरिक कलह के बाद पार्टी के G23 समूह ने गांधी परिवार के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए। हालांकि सोनिया गांधी की ओर से G23 समूह के नेताओं की नाराजगी दूर करने के लिए कदम भी उठाएगा और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस में असंतुष्ट नेताओं ने नए सिरे से गोलबंदी शुरू कर दी थी और इन नेताओं ने बयान जारी कर कांग्रेस आलाकमान को सामूहिक नेतृत्व की नसीहत भी दे डाली। हालांकि राहुल गांधी के साथ भूपेंद्र हुड्डा और सोनिया गांधी के साथ गुलाम नबी आज़ाद की बैठक के बाद सुलह के आसार भी दिखने लगे थे। वहीं मनीष तिवारी और तनखा के साथ आनंद शर्मा तो सोनिया गांधी से मिले और शाम को हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के साथ दोबारा जनपद पहुंचे थे। और वहीं शिवसेना ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए में बड़े बदलाव की जरूरत बताई है। और वहीं मुखपत्र सामना के संपादकीय में शिवसेना ने लिखा है कि यूपीए का जो मालिकाना हक कांग्रेस के पास है उसमें बदलाव के बगैर विरोधी एकजुटता होना संभव नहीं दिखाई देती। और सामना में ये आगे आया है कि
यूपीए का जीर्णोद्धार करना यूपीए का मालिकाना हक फिलहाल कांग्रेस के नाम पर है और उसमें हेरफेर के बगैर विरोधियों का मजबूती से एकजुट होना संभव नहीं दिखता। और वहीं 5 राज्यों की हार के बाद कांग्रेस कम से कम आगे आकर यूपीए के जीर्णोद्धार के लिए विरोधियों का आह्वान करेगी और ऐसी अपेक्षा सभी ने की थी। और वहीं संपादकीय में शिवसेना ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी की अपनी कुछ अंतर्गत पारिवारिक समस्या हो सकती है, लेकिन ये समस्या विरोधियों की एकजुटता में बाधा न बने। वहीं शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, केजरीवाल, केसी राव, के स्टालिन ये सभी प्रतिभावान व्यक्तित्व हैं और नई एकजुटता के संदर्भ में उनसे चर्चा करना जरूरी है। और इसके लिए कांग्रेस ने अगुवाई नहीं की, इसलिए ममता बनर्जी को आगे आना पड़ा और उन्होंने प्रगतिशील शक्तियों से आह्वान भी किया है। और वहीं प्रगतिशील मतलब फालतू सेकुलरवाद नहीं। गौरतलब है कि इससे पहले यूपीए की घटक दल एनसीपी की युवा इकाई शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पास कर चुकी है। और वहीं मध्य प्रदेश में हाल ही में हुई एमपीटीआईटी एग्जाम पेपर लीक मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और लंबे समय बाद मध्य प्रदेश में हुई संविदा परीक्षा में पेपर लीक होने से नाराज छात्रों ने इंदौर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नाम ज्ञापन सौंपकर इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। और इन छात्रों ने मध्य प्रदेश व्यापन में लगातार भ्रष्टाचार होने के कई आरोप भी लगाए गए। और प्रदर्शन करने आए एक छात्र ने कहा कि पदों को बेचा जा रहा है और चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, कांस्टेबल की हो या कृषि भर्ती परीक्षा हो, छात्र सबसे पहले जॉब निकालने के लिए संघर्ष करता है और उसके बाद पदों को बेचा जा रहा है। और व्यापन में लगातार ये खेल जारी है और छात्र विरोध के चलते सड़कों पर है। और उन्होंने कहा कि इस पूरे व्यापन घोटाले की प्रमाण सहित शासन को जानकारी दी गई है और बावजूद इस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे प्रदेश के छात्रों में नाराजगी हो रही है। और रंजीत ने आगे कहा कि हाल ही में हुई एमपीटीईटी व्यापन परीक्षा में पेपर लीक में लक्ष्मण सिंह का नाम सामने आया था और इसके बाद भी सरकार स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ। और वहीं कांस्टेबल परीक्षा में कुछ लोगों को पहले क्वालिफाई किया गया था और उसके बाद दूसरी बार में उन्हें डिसक्वालीफाई कर दिया गया और उसमें जो सेम नंबर पर क्वालिफाई हो रहा है तो कोई अनक्वालिफाइड दलाल लगातार पदों को बेचने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो शिक्षा को व्यापार बनाने वाले लोगों पर कार्रवाई के लिए यहाँ पहुँचे। वहीं प्रदर्शनकारी छात्रों ने कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपकर इस मामले की सीबीआई जांच करने की मांग की गई है। और उन्होंने कहा कि व्यापन में भ्रष्टाचार ने मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के भविष्य को चौपट कर दिया और प्रदेश की प्रतिभाओं को बर्बाद किया जा रहा है। और ये सब बंद किया जाए और एक नया स्वतंत्र स्वास्थ्य तंत्र खड़ा किया जाए ताकि निष्पक्ष तरीके से भर्ती हो सके। और वहीं मुस्लिम युवक द्वारा घर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाने के मामले में एक नया मोड़ आ गया और इंदौर पुलिस की जांच रिपोर्ट में पीड़ित यूसुफ और मकान मालिक शरीफ मंसूरी के बीच किराए का विवाद सामने आया। दरअसल मामला मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में उजागर हो गया था। वहीं पीर गली में रहने वाले यूसुफ ने अधिकारियों के सामने पेश होकर मकान मालिक शरीफ मंसूरी पर गंभीर आरोप लगाए थे और यूसुफ का कहना था कि घर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगा रखी है और मोदी को आदर्श मानता है और उसने घर में पीएम मोदी की तस्वीर लगाने की वजह से मकान मालिक पर धमकी देने का आरोप लगाया। और देश के प्रधानमंत्री से मामला जुड़ा देख अधिकारियों ने संज्ञान लेकर जांच थाना प्रभारी को सौंप दी और पुलिस भी तत्काल जांच में जुट गई। और वहीं एमजी रोड थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह नागर के अनुसार जांच में सामने आया कि यूसुफ और मकान मालिक के बीच मकान के किराए का विवाद लंबे समय से चल रहा था और यूसुफ को कई बार थाने भी बुलाया गया लेकिन हाजिर नहीं हुआ। और पुलिस का कहना है कि यूसुफ की शिकायत सस्ती लोकप्रिय पाने के लिए उठाया गया कदम था और अब मामले में आगे की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। और मकान मालिक शरीफ मंसूरी ने बताया कि यूसुफ से किराए का विवाद चल रहा था और किराया मांगने पर बदतमीजी पर उतारा आता था और मैं खुद सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ और हमारे दफ्तर में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की फोटो होती है। वो ये सब सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए और दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए उठाया गया कदम है और इसकी शिकायत इंदौर कमिश्नर से भी की गई है और पूर्व में पीएमओ में भी शिकायत कर चुके हैं।